हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और मेरे साथ है किरण शर्मा। सो वेलकम किरण शर्मा। सो किरण, हाँ जी, किरण बेसिकली नेट जेआरएफ की तैयारी मेरे साथ करी है उन्होंने, ठीक है, 2019 से ही। और अभी उस वक्त वो पीएचडी कर रहे हैं। एंड इन्होंने काफी एक तरीके से स्ट्रगल भी फेस किया है अपनी पीएचडी जर्नी के दौरान भी। लाइक उन्होंने पहले एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, फिर उसके बाद अब डीम टू बी यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी कर रहे हैं। और बीच में उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी करी हैं प्रोफेसर की। तो आपको पूरा एक्सपीरियंस और बताएंगे कि क्या बेनिफिट्स है, क्या स्ट्रेंथ और डिस्ट्रेंथ्स है, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीजें, क्योंकि अभी किरण पीएचडी के थर्ड ईयर में है। शी कैन ऑल्सो टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, सो वेलकम किरण जी। थैंक यू मैम। ये सारी चीजें मैम सिर्फ आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाई, मेरी पीएचडी जर्नी, मेरा नेट एग्जाम क्लियर करना। सो आपके बिना तो आई डोंट थिंक सो कि ये सब अचीव हो पाता, बिकॉज मेरे डाउनलोड नव क्लासेस ऐप एंड न्यू ईयर की सेल चल रही है 15% ऑफ। ये कोड आपके सामने है। सो नव क्लासेस ऐप डाउनलोड करके यूजीसी नेट पेपर वन पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तैयारी हर एक कीजिए। स्टेज पर आप मुझे प्रॉपर वे में गाइड करते रहे थे। सो सो आपने यूजीसी नेट की भी तैयारी मेरे से करी थी। यस मैम, 2019 में मेरा जून अटेम्प्ट था पहला। बट उस टाइम किसी रीजन की वजह से मैं वो मेरा एक एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं वो अटेम्प्ट दे नहीं पाई थी। और देन उसके बाद में मैंने आपके एक यूट्यूब वीडियो मेरे सामने आया था, तो मैंने आपका देखा। तो फिर मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया, 3 मंथ मैंने लग के आपके साथ पढ़ाई की थी। सो दिसंबर अटेम्प्ट में मेरा 2019 में मेरा नेट क्लियर हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। और उसके बाद मैं जेआरएफ की जर्नी के लिए वापस आपके साथ लग गई, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। हर बार एक क्वेश्चन से ही रहा है। और उसके साथ साथ में मेरा पीएचडी एडमिशन हो गया था 2020 में। जी। तो मैंने पहले सबसे पहले एमिटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था हम्म। पीएचडी के लिए, वहां मैं सेलेक्ट हो गई थी। हाँ। बट फिर मैंने अपना एडमिशन वहां एनरोलमेंट नहीं किया था। आफ्टर दैट मैंने हमारे यहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी में। तो वहां सिलेक्शन नहीं हो पाया था। देन उसके बाद मैंने फिर निर्मा यूनिवर्सिटी अप्लाई किया था, और साइमल्टेनियसली जिस यूनिवर्सिटी से मैं भी पीएचडी कर रही हूँ वहां पर भी अप्लाई किया था, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी वहां पर भी। बट दैट टाइम वहां पे ओनली 2 सीट्स थी, तो आई वॉज कंफ्यूज कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया था, और वहां मेरा 3 मंथ मेरा टाइम पीरियड रहा था ज्वाइन करने के बाद। और 3 महीने के बीच में मेरा यहाँ का इंटरव्यू हो गया था, तो मुझे 1 वीक या 10 डेज के अंदर पता चला कि मैं यहाँ भी सेलेक्ट हो गई हूँ, वो भी 2 to 3 सीट्स पर ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो तो फिर मैंने आपसे एक- वैसे डिस्कस किया था हाँ। कि मुझे मैम क्या करना चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही कंटिन्यू करूं या फिर मुझे डीम्ड में लेना चाहिए। सो मेरे सारे सरकमस्टेंसेस को देखते हुए फिर आपने मुझे प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया। सो मेरा पीएचडी जर्नी जो यहाँ पर इतना इजीली 2 इयर्स मेरे कंप्लीट हो गए, और मेरे गाइड भी बहुत सपोर्टिव है, मैम है मेरी एक गाइड है, तो वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो उनके साथ मेरा मतलब एकदम इजीली हो गया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही करती तो मेरा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, वो मेरा स्टेट भी चेंज हो जाता, वो गुजरात में आ जाता है और मैं राजस्थान से हूँ। यस तो मैम। यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, जो मुझसे पूछते भी हैं कि जैसे हम लोग एक जगह कोर्स वर्क कवर कर ले, जैसे आपने कहा आपने 3 मंथ्स वहां कवर कर लिए थी, तो क्या यस मैम। वो यहाँ पर दोबारा करना पड़ा आपको? यस मैम, कोर्स वर्क तो करना रहा था, बिकॉज जो निर्मा यूनिवर्सिटी का पैटर्न था इट इज मोर और लेस सिमिलर टू आईआईएम्स, है ना। सो आईआईएम्स में जैसे 2 इयर्स का रहता है, वहां पर 1 ईयर आपका जो रहता है वो एमबीए प्रोग्राम आपको करना रहता है। और बाकी का जो नेक्स्ट 1 ईयर होता है, पर जो सेकेंड ईयर होता है बेसिकली, तब आपका कोर्स वर्क, प्री कोर्स वर्क और एडवांस कोर्स वर्क चलता है। तो बेसिकली आप उसको 6 मंथ से लेके 1 ईयर का टाइम पीरियड बोल सकते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट जो 3 मंथ का टाइमिंग वहां पे कवर अप हुआ था, दैट टाइम इट्स नॉट रिलेटेड टू कोर्स वर्क। वो आपका एक आप एमबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के साथ आप लोग क्लास अटेंड करते हैं, और उनके जो टर्म 1 टर्म 2 सारी चीजें रहती हैं, आप वो परस्यू करते हैं।
सो अगर मेरा कोर्स वर्क वहां हो चुका होता इन केस, तो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से फिर कोर्स वर्क परस्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो जो मेरा कोर्स वर्क का जो सर्टिफिकेशन होता है वो यहाँ पर एड ऑन हो जाता। जी। तो मैंने फिर वहां से अपना ट्रांसफर यहाँ पे करवा लिया था। ओके। सो फीस का कुछ रिफंड हुआ कि नहीं निर्मा यूनिवर्सिटी? मैम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो अमाउंट था वो रिफंड हो गया था, अराउंड 15,000 समथिंग। अदरवाइज मेरा 80,000 के समथिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फीस था ईयरली। तो उसमें से सिर्फ 15 रिफंड हुआ था, और जो फर्स्ट मंथ का स्टाइपेंड आया था, बिकॉज वहां की यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड पे कर रही थी अराउंड 18,000 के अराउंड। और यहाँ भी मैं जिस यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ वहां पर कोई स्टाइपेंड नहीं है अभी। अंडरस्टूड। ठीक है। सो आपने बताया कि आप बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी कर रहे थे एज अ प्रोफेसर। तो आपने ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के बारे में कैसे पता चला था आपको कि कैसे अप्लाई करना है एज अ न्यू पर्सन? मैम यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैंने एज एन विजिटिंग फैकल्टी वर्क किया था, सो जी। वो है मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी। सो उनका एक रहता है हर साल ही, मतलब जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले न्यूज़पेपर में ऐड आता है। और जब हम लोग वैसे भी सेम यूनिवर्सिटी से, तो कोई ना कोई टीचर्स या आपके प्रोफेसर्स ये लोग कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में होते हैं। सो उनके थ्रू भी आपको स्टेटस के थ्रू या वो आपको फॉरवर्ड कर देते हैं कि ऐसा इंटरव्यूज होने वाले हैं या फॉर्म फिल करना होता है। तो उसके लिए आपके लिए वो लोग फॉर्म आउट करते हैं, और वैसे पोर्टल पे भी मिल जाता है वो आपको। वेबसाइट तो रेगुलरली बेसिस पर, जैसे आप हमेशा बताते हैं कि हाँ जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज टारगेटेड है वहां की आप वेबसाइट हमेशा हर वीक में एक बार एटलीस्ट गो थ्रू कर लिया करो। सो मैं दिल्ली में भी आई थी, दैट टाइम मैंने आपको मैसेज भी किया था, तब भी मैं शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए आई थी। एंड उससे पहले मेरे यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी चल रहा था, तो यहाँ के फॉर्म्स जब आउट हुए थे वो फॉर्म फिल करने होते हैं। और फॉर्म फिलिंग के बाद में विद इन अ मंथ के अंदर आपको अपडेट्स आ जाती है कि आपके इंटरव्यूज कब होने वाले हैं। फिर वैसे ही आपका इंटरव्यूज रहते हैं। इंटरव्यूज में वो लोग सारा क्राइटेरिया बता देते हैं, जिसमें आपके 10th 12th, आपके यूजी पीजी इन सब के मार्क्स काउंट होते हैं। उस बेसिस पर फिर आपका एज एन विजिटिंग फैकल्टी सिलेक्शन होता है। नेट जेआरएफ इन सब के स्कोर्स गिवन होते हैं, जैसे हमारे यूजीसी ने क्राइटेरिया बता रखा है। उस बेसिस पर फिर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है, और देन आफ्टर इंटरव्यू इफ यू आर सेलेक्टेड, दे कॉल फॉर द फर्दर प्रोसीजर्स कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट करके और फिर आप क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा 1.5 ईयर तक एक्सपीरियंस वहां पे रहा था, मैंने क्लासेस ली थी। जी, बहुत बढ़िया। जी मैम। सो ये जो किरण बता रहे हैं आपको, ये है आपका गेस्ट फैकल्टी वाला प्रोसेस। ठीक है। तो जब तक हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में फैकल्टी नहीं बन जाते या फिर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन जाते, तब तक हम ये गेस्ट फैकल्टी को भी चूज कर सकते हैं कि एटलीस्ट समथिंग वी आर गेटिंग। इसके अंदर पर आवर आपको पेमेंट मिलती है। जैसे कि आप भी बता देंगे कि कितने रुपीज आपको पेमेंट मिलती है। लेकिन इसका एक्सपीरियंस टोटल में काउंट नहीं होता है, ये एक प्रॉब्लम है ना? प्लीज क्लियर दिस पॉइंट किरण जी। यस मैम, जैसे कि मैं अपने साथ में बहुत सारे कलीग्स को देख रही थी जो लोग कोई 5 ईयर से वहां पढ़ा रहा है, कोई 10 ईयर से पढ़ा रहा है। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर इंटरव्यू हो रहे हैं तो इट्स नॉट अ श्योरिटी कि वो उस साल भी वहां पर वर्क करेंगे, है ना। और प्लस दूसरी चीज ये कि अगर आप वहां पे वर्क कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 1 ईयर का, जैसे हम बोलते हैं ना 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 मार्क्स मिलने चाहिए, है ना। सो वो भी आपको एक्सपीरियंस, ना तो कोई एक्सपीरियंस लेटर मिलता है हमें। विजिटिंग फैकल्टी का ये एक ड्रॉबैक रहता है कि हाँ, आपको एक्सपीरियंस मिलता है पढ़ाने का, आप अच्छे से बहुत सारा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, और आपके जो प्रोफेसर्स हैं सारे वो सब बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं है लेकिन उससे बेटर कुछ है अपॉर्चुनिटी, जहाँ आपको आपके एटलीस्ट पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो मिल रहा है। तो वो बहुत अच्छी चीज थी, एक पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिलता है, एक फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिल जाता है इससे। बस एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपको एक एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सब लोग डिमांड तो ये कर रहे थे कि एटलीस्ट हम आपकी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा रहे तो नेक्स्ट ईयर वापस इंटरव्यू के लिए आ रहे, दैट टाइम तो एक्सपीरियंस लेटर मिलना चाहिए या फिर कुछ उसका बेनिफिट होना चाहिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो कहते हैं कि ज्यादा बेनिफिट हमारे लिए कॉन्ट्रेक्चुअल में जो रेगुलर बेसिस पे हमें मिलती है, या फिर जैसे आप एडॉक का भी बताते हैं,
वो हो गए, या फिर आपका परमानेंट हो गया, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन हाँ, जब तक वो नहीं मिलता है तब तक हमारे पास एटलीस्ट ये है कि हाँ, हम हमारे रिज्यूमे में शुरू शो कर सकते हैं कि हाँ, हम लोग वहाँ पढ़ाते थे। लेकिन उसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेटर वगैरह नहीं होता। जी, ठीक है। सो अब मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लिया था और आप डीम यूनिवर्सिटी में से पीएचडी कर रहे हो, है ना? तो किस तरीके के आपसे क्वेश्चन यस। पूछे गए थे इंटरव्यू में? मैम, बेसिकली मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, वो वैसे इंटरव्यू ऑफलाइन शेड्यूल हुआ था, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था। बट मेरा ऑलरेडी निर्मा यूनिवर्सिटी में हुआ हुआ था, तो मैं जा नहीं पाई थी बिकॉज मैं उस वक्त अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं थी, मैं बाहर गई हुई थी। तो मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आया कि आपका इंटरव्यू था और 11 o'clock हो गया और आप अभी तक आए नहीं है। तो मैंने अच्छा। फिर उनको एक बार मना ही किया था कि सॉरी टू से दैट कि मैं नहीं आ पाऊंगी। अब उन्हें ये तो नहीं बता सकती थी कि मैं ऑलरेडी कहीं एनरोल्ड हूँ या ऐसा कुछ भी, बट मैं नहीं आ पाऊंगी। और वैसे मेरा माइंड सेट तो था यहीं पे मुझे करना था, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं जा पाई थी। तो जो मैम थे उस टाइम, हमारे जो डीन मैम थे, उन्होंने शायद ऐसा प्रपोजल दिया कि आप है ना, इफ पॉसिबल तो ऑनलाइन इंटरव्यू दे दीजिए आप जहां पर भी है। तो वैसे दैट टाइम आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट मैंने कहा ठीक है, जो है हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज, जैसे आपसे पढ़ा इतने टाइम से 2019 से पढ़ ही रही थी, तो सब्जेक्ट वगैरह और पेपर वन में आपसे पूछ पूछ के मैंने प्रपोजल बनाना सीख लिया था, रिसर्च पेपर लिखना सीख लिया था। तो बहुत सारी चीजें 20 तक की टाइम पीरियड में मैं कर चुकी थी। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे सबसे पहला रिसर्च के बारे में क्वेश्चन पूछे थे कि रिसर्च के बारे में आप क्या जानते हो, रिसर्च कैसे की जाती है, रिसर्च का प्रोसीजर क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे। आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो दैट टाइम मेरे दिमाग में जीएसटी का टॉपिक ही सबसे ज्यादा था, लेकिन हालांकि अभी मेरा टॉपिक बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, लेकिन दैट टाइम वही था। और जीएसटी पे मैंने प्रपोजल भी बनाया हुआ था। सो दैट मैंने वही प्रपोजल उनके सामने रखा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, बच्चे ऑलरेडी कुछ करके आए हैं। फिर उन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग के जो रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे। देन सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने यही चीजें पूछी थी। और हार्डली 10 to 15 मिनट्स का इंटरव्यू ही रहा था मेरा। और बाकी उन्होंने इन जनरल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, माय करियर ऑब्जेक्टिव एंड ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, मैंने क्या परसेंटेज स्कोर किया, नेट में मैंने कैसे पढ़ाई करी, एकदम बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे उन्होंने। और सिंपल सी यूनिट्स पूछ ली थी कि नेट का एग्जाम पेपर वन में आपकी कितनी यूनिट्स होती है। तो थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि हम लोग जो चीजें सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, बट वो कभी भी कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। आप कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना बेसिक क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कितनी यूनिट्स होती है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो ऐसे हम लोग बता नहीं सकते कि स्पेसिफिकली क्या है। जी। जी मैम। और वैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का ऐसा था कि यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आपको एंट्रेंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका नेट जेआरएफ कुछ नहीं है तो फिर यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस कंडक्ट करती है, तो वो भी आपको देना रहता है। ठीक। सो ये तो हो गया हमारा पीएचडी का इंटरव्यू। नाउ नेक्स्ट इज वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट लेक्चरर के लिए इंटरव्यू था। अब उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि वो तो आपने आई थिंक 2-3 बार दिए होंगे, क्योंकि अगर आप 1.5 साल टीच करे थे, 6-6 महीने में देने होते हैं। हाँ मैम, 2 to 3 टाइम्स दिए थे मैंने। तो हाँ। जो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तब तो मेरा वहां बाहर सिलेक्शन हो गया था, तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। फिर सेकंड टाइम जब मैं यहीं थी तो मैंने कहा चलो फाइनल भी थोड़ा सा रहेगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा एक इस तरह से पढ़ाने का पूरा कॉलेज में। तो फिर मैंने दिया था इंटरव्यू। तो दैट टाइम वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके आए। तो जी। एज यूजुअल मैं हमेशा इनकम टैक्स ही बोलते आई हूँ, जिसमें डायरेक्ट टैक्स ही कहती हूँ मैं कि मैं डायरेक्ट टैक्स प्रिपेयर करके आई हूँ। तो उसमें भी इतना मतलब जो हमारे हेड है वहाँ पे, एचओडी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो सर, उनका जो प्रोफेसर है उनका कमांड सबसे ज्यादा वही सब्जेक्ट है उनका। बेसिकली उन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स वगैरह उनकी पब्लिश हुई है।
तो उनके सामने वैसे एक तरह से एक डर भी रहता है उनका कि सर ऑलरेडी हमारे सामने मतलब इतने वेल नॉलेज और इतने एक्सपीरियंस पर्सन बैठे हैं और हम उनके सामने उन्हीं का सब्जेक्ट बोल रहे हैं। बट वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत बेसिक्स कंडीशन पूछे हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला जैसे बेसिक कंडीशंस जो हो गई हमारी की कौन सी बेसिक कंडीशन है, कौन सी एडिशनल कंडीशंस हैं, फिर वो कौन सी कंडीशंस है जिनके ऊपर आपका जो प्रीवियस ईयर को ही आपका असेसमेंट ईयर मान लिया जाता है, मतलब दोनों को सेम ही ईयर माना जाता है। एक ये क्वेश्चन पूछा है। कैपिटल गेन के जो सेक्शंस रहते हैं हमारे 54 वाले, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। टीडीएस की जो रेट्स हैं वो स्पेसिफिक सेक्शन वाइज पूछ ली जाती है। तो हाँ, एनटी का भी मतलब अगर हम फेवरेट है। टेक्स्ट बोलते हैं तो हाँ, बस टेक्स्ट का बोला तो आपको टीडीएस की रेट्स हो गई, आपका बेसिक जो आपकी रिक्वायर बेसिक कंडीशंस जो है उनसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। तो ये बेसिक बेसिक जो हम लोग सोचते हैं कि ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाके पूछी जाती है चीजें, ऊपर ऊपर से। और जो भी लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया था दैट टाइम मुझसे अपने ये सैलरी हेड से और हाउस प्रॉपर्टी हेड से क्वेश्चन पूछे थे। तो सैलरी हेड का भी हमें वो स्टैंडर्ड डिडक्शन पूछ लिया था और उसका सेक्शन पूछ लिया, और हाउस रेंट इसका हाउस रेंट वाले का इसका भी सेक्शन ही पूछा था। और फिर सेक्शन के बाद में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी एक्सप्लेनेशन भी पूछ ली थी। तो थोड़ा सा वहां पे वही इंटरव्यू के टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं, तो डर की वजह से भी हम लोग आते हुए आंसर्स भी कभी कभी गलत ही कर देते हैं। बट ऐसा नहीं कि वो लोग क्वेश्चन पूछने से हमने कोई आंसर गलत भी कर दिया तो ये बहुत अच्छी चीज थी कि वो एक्सप्लेन करते हैं वापस कि इसका आंसर ये नहीं ये था। तो हमें क्लैरिटी भी बहुत अच्छे से आ जाती है, और डिडक्शन के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है। जैसे मैं जब दिल्ली आई थी शहीद भगत सिंह वहाँ के इंटरव्यू के लिए, वहां पे मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट बेसिस पे जो निकला था वो उसमें मैंने अप्लाई किया था। तो शॉर्ट लिस्ट हो गया था मेरा नाम। तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए मुझे था कि सिलेक्शन होना नहीं होना बहुत बात की बात है, बट मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है। तो वहां पर भी सेम ऐसा ही था, लेकिन वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ था। अच्छा, तो आप इंटरव्यू तो देने गए थे, तो उधर कैसे डीयू में कैसे क्वेश्चन पूछे थे? यहाँ वहां पर मैम थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे। पैनलिस्ट भी ज्यादा थे। यहाँ पर जैसे लाइक दो तीन चार रहते हैं, वैसे वहां पर ज्यादा पैनलिस्ट रहते हैं। और वही सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछे गए थे। कुछ रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे उन्होंने मुझसे। मैंने लास्ट ईयर दिया था फैब में, तो उस टाइम इंटरव्यू हुआ था। और आफ्टर दैट सिलेक्शन के बाद भी कुछ ऐसे लोग थे जिनका वहां सिलेक्शन हुआ था उस पोस्ट पर। तो फिर मैंने बाद में उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने बस बेसिकली मुझे यही बताया था कि एक आपका सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, और प्लस जो हमारे जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो बहुत दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटीज के लिए रिसर्च पेपर्स बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। यस जी। मैम। तो उनका रिसर्च वेटेज काफी पेपर। था। वो कहते हैं कि रिसर्च पेपर आपका बहुत अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए, मतलब आपको हर एक छोटी से छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। अगर आपने कोई रिसर्च पेपर भी लिखा है तो उस पेपर से रिलेटेड भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं। यस मैम। सो ये मैं आपको सभी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि ये लोग आनाकानी कर जाते हैं, या तो कहते हैं कि सिर्फ जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं समय निकाल के रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रपोजल भी तैयार करते रहना चाहिए। जैसे कि पीएचडी के एडमिशन के लिए हमने रिसर्च प्रपोजल बना लिया, ठीक है, कहीं एडमिशन होना होगा या फॉर्म आएंगे तो वो वहां काम आ जाएंगी। दूसरा, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो हर चीज में रिसर्च पेपर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि पेपर लिखा होता है तो एक पेपर के 2 पॉइंट्स मिलते हैं और आपके 5 पेपर के 10 पॉइंट्स। और ये सिर्फ पॉइंट्स की बात नहीं है, अगर ये अच्छी जगह पे पब्लिश्ड है देन जो इंटरव्यू में भी वेटेज है ना, जिससे 35% की या जितनी भी वेटेजेस अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से होती है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बिकॉज उनको लगता है कि अरे ये तो एक्सपीरियंस पर्सन है, इसने तो इतना अच्छा काम पीछे से किया हुआ है। तो वो वाले पॉइंट के साथ साथ आपकी यहाँ पर भी इंटरव्यू में भी वैल्यू बढ़ जाती है। और फिर आपने जो पेपर लिखे होते हैं, जैसे किरण ने बोला कि इसके ऊपर भी क्वेश्चनिंग फिर की जा सकती है कि पेपर कैसे लिखना है, ये वाकई में ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। उस और अगर ये वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, एबीडीसी जर्नल्स, इनमें से कहीं हो तो फिर तो और भी ज्यादा अच्छा एक प्रभाव अपने आप ही पड़ जाता है, क्योंकि वहां पे पब्लिश होना ही बड़ा मुश्किल है। पब्लिश करने के लिए ही 6 मंथ से 1 ईयर तक लग जाता है। हाँ, एक बार ही अगर हमें ऑथेंटिकेशन आ जाए कि यस आपका पास हो गया, तो फिर तो वो ले ही लेते हैं उसको। ठीक है। यस सो मैम। एनीथिंग आपको लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो आपको लगता है आगे प्रोफेसर बनने के लिए या फिर पीएचडी के लिए?
यस मैम, और जैसे आप हमेशा बताते ही हैं, हमेशा हर इंटरव्यू सेशन में या क्लासेस में भी, कि आप सिर्फ एक चीज के ऊपर स्टक मत रहो कि सिर्फ नेट करना है या सिर्फ जेआरएफ निकालना है। जैसे लेकिन मैं अपनी जर्नी की बात करूं, जेआरएफ 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 अभी तक भी मैंने ऐसे ही किया, लेकिन बस वही होता है कि कभी कभी हम सिर्फ एक चीज पे स्टक होके बैठ जाते हैं और साथ में जो साइमल्टेनियस चीजें करनी है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो मैंने वही चीज आपकी बात पे फॉलो किया था, तो साथ में फिर मैंने 2 रिसर्च पेपर अपने पब्लिश करवाए यूजीसी केयर में। और वो अभी तक भी मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं थे, वो इन जनरल मैंने लिखे थे, क्योंकि मैं लिखना सीख रही थी। कि आपने बताया था कि जब तक आप शुरू नहीं करोगे तो कैसे आप सीखोगे। तो उससे मैंने 2 पेपर्स लिखे थे, एक रिसर्च बेस्ड था मेरा, और एक मेरा जो मैंने पहले जियो मार्ट की स्टडी की थी उसके ऊपर बेस्ड था। तो मैंने इन जनरल 2 पेपर निकाले थे, और बाकी भी मेरा जो टॉपिक है थीसिस का, वो टॉपिक तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, मेरा सब्जेक्ट से रिलेटेड इतना है, मेरा फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड टॉपिक है। तो वो कहीं ना कहीं बैंकिंग में भी फॉलो होता है, अकाउंटेंसी में भी फॉलो होता है, ऑडिटिंग का भी एस्पेक्ट है उसके अंदर, आपका सोशल साइंस का भी एस्पेक्ट है। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होती है एक तरह से वो हो गई है, तो थोड़ा सा रहता है, बट जो गाइड है वो बहुत अच्छे हैं। तो मैम हमेशा सपोर्ट करते हैं, और बाकी मैं जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम्स आती है वहां आप तो हमेशा है ही है। एक मैसेज करने पर भी आपका रिप्लाई आ जाता है कि ये ऐसे करना था। तो वो चीज थी। तो साइमल्टेनियसली नेट के साथ में, मतलब जो गोल सेट किए थे कि नेट क्लियर होना चाहिए, पीएचडी एडमिशन चाहिए, प्लस साथ में रिसर्च पेपर्स चाहिए, और अब थीसिस पे वर्क चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 60% तक, 50-60% वर्क हो चुका है। जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी लास्ट इन कुछ मंथ्स में कंप्लीट करना है। बट साथ में मैंने जेआरएफ की जर्नी को भी नहीं छोड़ा, साथ में उसे भी रखा। और इसके साथ ही मैंने नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी शुरू किया। तो वैसे आपको पता ही था, जो फर्स्ट आपकी बुक लॉन्च हुई थी ब्लू वाली, पेपर 1 की फर्स्ट बुक, तो वो मैंने आपकी कंपटीशन में ही पार्टिसिपेशन करके वो सेकंड रैंक लाकर मैंने वो बुक आपसे ली थी। तो ये बुक अभी भी मेरे पास रखी हुई है आपकी, ये वाली, ये अच्छा। ये वाली ब्लू वाली जो फर्स्ट बुक थी। और अरे ये मुझसे कई बार स्टूडेंट्स ने बोला भी कि हमें पढ़ने के लिए दीजिए, तो मैं बोलती हूँ पढ़ने के लिए आप ले सकते हो, लेकिन ये बुक मेरे लिए मेरा रिवॉर्ड है। मैंने हाँ। मैम के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके ली थी, और आपका इस पे मैसेज भी था, स्टे ब्लेस्ड योर फ्यूचर इज ब्राइट, और आपका सिग्नेचर है। सो इसे तो किसी को दे नहीं सकते। अच्छा। पढ़ने के लिए जरूर शेयर कर सकते हैं। और आपकी जिससे आप क्लास में, मेरा जब नेट हुआ था तब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर 1 में 38 मार्क्स मेरे स्कोर किया था मैंने, 38 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट थे उसमें। तो ये सब कुछ आपकी बुक की वजह से। और आज तक मैं सभी को नव मैम की बुक्स ही रिकमेंड करती हूँ कि कुछ मत जाओ कहीं मत, कुछ मत करो। और जब से आपने ये अपना ये लॉन्च किया है अपना ऐप, तो उसके अच्छा। बाद भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को यही बोला है, टेस्ट सीरीज लेने के लिए भी बोला कि नव मैम की टेस्ट सीरीज ले लो, बस कुछ नहीं देखना है, कहीं नहीं जाना है, मैम से पढ़ लो, बुक ले लो कॉमर्स की, वो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। हाँ। बस ये करती हूँ, क्योंकि सारी चीजें एक ही प्लेस पर है ना। तो नेट जेआरएफ की जर्नी हो या फिर पीएचडी का एडमिशन लेना हो, आपके लिए सबसे बेस्ट चाहे आपका स्टेट का, जैसे सेट वगैरह रहते हैं हर स्टेट के। हाँ मैंने जी। गुजरात सेट भी दिया था, जैसे मैंने आपको बताया था, तो गुजरात सेट भी मैंने अच्छे मार्क्स से स्कोर करके उसको भी क्लियर किया था। अच्छा। तो वैसे कहते हैं कि ऐसे नेट जेआरएफ या जो भी नेट वगैरह हो चुका है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी होती है, कहते हैं कि चलो सीवी में ऐड ऑन करने के लिए होने चाहिए। हाँ। सो वो भी किया है। अभी जेआरएफ तक की जर्नी में भी यही चल रहा है कि नहीं, एटलीस्ट होना चाहिए, डजेंट मैटर कि फेलोशिप ले या ना ले, लेकिन होना चाहिए। जी। सो थैंक यू किरण। बहुत ही अच्छा लगा और पूरी एनर्जेटिक हमारी कन्वर्सेशन रही है थ्रू आउट। एंड मुझे अब समझ में आता है कि लर्नर्स को इस आपकी जर्नी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। नेट के साथ साथ अगर किरण, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अगर वो किरण घर पे बैठ के सिर्फ यही सोच रही थी मेरा जेआरएफ होगा तो मैं कहीं अप्लाई करूंगी, तो किरण के 2-3 साल वेस्ट होते और वो फिर अब तक हद से ज्यादा डिमोटिवेट हो चुकी होती। लेकिन किरण ने उसके साथ पीएचडी में एडमिशन लिया, उसने मेहनत करके गेस्ट लेक्चरर की भी जॉब करी है। ठीक है। और अभी भी वो बता रही थी मुझे कॉल पे कि कहीं पे अगर एग्जाम ड्यूटी लगती है तो वहां पर भी जाते तो उसकी भी पेमेंट उनको मिल जाती है। तो इसका मतलब अगर वो बैठी रहती, सिर्फ एक जगह टिकी रहती, तो क्या वो आगे जा सकती थी? कई बार ऐसा होता है कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है आ जाएगा जेआरएफ, लेकिन
आपको साथ साथ एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी है। काफी बच्चे मुझे कमेंट में यही मैसेज करते दिख जाते हैं कि सिर्फ नेट से तो कुछ नहीं होगा, हम डिमोटिवेटेड हो गए, हम कुछ कर ही नहीं सकते और कहीं हमारा एडमिशन भी नहीं हो सकता। लेकिन आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है कि उनका ओनली नेट के बेसिस पे भी पीएचडी अब खत्म होने वाली है, और उन्होंने काफी जगह अपनी जॉब भी करी है। और अब जब जैसे पीएचडी हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो परमानेंट प्रोफेसर जल्दी बन सकती है, क्योंकि पीएचडी के 30 पॉइंट्स हैं, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स तो उनके ऐड ही हो जाएंगी। ठीक है। सो अगर कोई पर्सन तैयारी कर रहा है तो बहुत ही अच्छे से तैयारी करे, आपका जेआरएफ भी फर्स्ट टाइम में भी हो सकता है। बाई चांस नहीं हुआ तो कई बारी होती है चीजें, थोड़ी लक धीरे काम करता है, लेकिन होता है ना, एक चीज नहीं मिले तो दूसरी चीज तो मिलती है, दूसरी जगह से बेनिफिट्स आ सकते हैं। तो डू नॉट थिंक कि इसको यूज नहीं करना, जस्ट ट्राई फॉर ईच एंड एवरीथिंग। माई ऑलवेज मोटो इज नेट जेआरएफ की तैयारी करो, साथ साथ पीएचडी में एडमिशन लेने की कोशिश करो, हो गया है तो फिर आगे, अगर नेट निकल गया है तो कम से कम प्रोफेसर बनने की तैयारी करो, रिसर्च पेपर साथ साथ लिखते रहो। तो ये चारों की चारों चीजें अगर आप साथ निकालोगे तो आपका कुछ ना कुछ होता चला जाएगा, वो आपके सीवी में ऐड हो जाएगा, उसके पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे और आप सक्सीड कर पाओगे जल्दी। एक के पीछे सिर्फ बैठ के लगे रहने से काम नहीं होते, जो हो रहा है होने दो, आने दो, लेट गेट इट, है ना। चलो। सो यस थैंक यू। मैम। इन सब में मैम थैंक यू सो मच, आपका बहुत सपोर्ट रहा है, पूरी फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है। सो मैं इस स्टेज तक आ पाई हूँ, बाकी विदाउट फैमिली सपोर्ट तो ये नहीं हो पाता। मम्मा पापा ब्रदर सिस्टर सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इस जर्नी को इतना इजीली, बिकॉज पीएचडी इट्स नॉट अ इजी जर्नी कि हाँ बस हमने एनरोल किया और हो गई, लाइक वैसा तो नहीं है। सो आपका सपोर्ट और पूरी फैमिली के सपोर्ट से मैं आज इस जगह तक आ पाई हूँ। और मुझे पता है श्योरली कि अभी मैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सो उसमें भी यही सारा कंटेंट रहता है, सब्जेक्ट तो वही है। तो उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं हेल्प रहती है। तो जब हम नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें अपने कंसेप्ट के ऊपर सबसे ज्यादा मेजर फोकस रखना चाहिए, और साथ में टेस्ट सीरीज तो हमें हमेशा लगानी ही चाहिए। ये बेसिक चीज रहती है जो हर हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। जी। चलो, थैंक यू यस। किरण फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड एनलाइटन अस एंड आवर स्टूडेंट्स। सो शुक्रिया एंड कीप ग्रोइंग। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मेरी विशेष है कि अब आपका जेआरएफ निकल जाए और आपकी आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उस पर भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए थैंक यू हमेशा। सो मच मैम। थैंक वेलकम। यू।